हम तुम्हें मारने आए हैं। बचोगे नहीं तुम। भाग गया। मेरा नाम हेरल्ड लेयर्ड है। जब मैं जेल से भागा तो उस समय मैं 26 साल का था। मैं 16 साल की उम्र से जेल में था। मैंने 2 लोगों की हत्या की थी और मुझे कैपिटल लाइफ सेंटेंस दी गई थी। मुझे 35 साल तक जेल में रहना था। जेल सबसे बुरी जगह है जहां हर तरह की मारकाट मची रहती है। यहाँ हालात वाकई बिगड़ जाते हैं। जब मैं स्टाइल्स यूनिट में पहुंचा तो उन्होंने मुझे कुछ रेसिस्ट गैंग मेंबर्स वाले एक सेल ब्लॉक में रख दिया। ये मेरे लिए बहुत बुरा था। ओए, बच्चे, तेरा रैंक क्या है? मैंने कहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हे दोस्त, मैं तुम्हारे गैंग में नहीं हूँ। लेकिन तू बचेगा नहीं। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। SOS! 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 उस समय मैं ये समझ गया था कि ये SOS मेरे लिए कहा जा रहा है, यानी स्टैब ऑन साइट। यहां पर मैं ज्यादा दिन जिंदा बचने वाला नहीं था। कैदी, दरवाजे के पास आओ। अपने हाथ बाहर निकालो। मुझे पता नहीं था कि मुझ पर कब हमला होगा। बस मैं इतना जानता था कि कभी ना कभी जरूर होगा। दरवाजे से दूर रहो और मेरी तरफ देखो। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना था। जल्दी बुलाओ। दोनों को पकड़ो, पकड़ो इन दोनों को। यहाँ से पकड़ो, हिलना मत बिल्कुल। जहाँ हो वही रहो, हिलने की कोशिश मत करना। तभी मैंने फैसला कर लिया था, यहाँ मुझे किसी ना किसी को मारना होगा, या कोई मुझे मार डालेगा, या फिर मुझे यहां से किसी भी हालत में निकलना होगा। लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा। हम जेल में हैं, इसे यहां हमें रोकने के लिए बनाया है। स्टाइल्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। हर कैदी को रोज 23 घंटे तक अपने सेल में बंद रखा जाता था। काउंट टाइम लेयर। और हर आधे घंटे में गिनती होती थी। रिक्रिएशन एरियाज में एक बार में एक कैदी को छोड़ा जाता था, इसलिए ये बहुत महफूज था। स्टाइल्स यूनिट 3 टावर्स, एक मोबाइल पेट्रोल, 2 पेरीमीटर फेंसेस और नो मैंस लैंड से लेस था। भागने की कोशिश में किसी कैदी के मारे जाने की सचमुच जबरदस्त आशंका थी। ऑफिसर्स मार गिराने के लिए गोली चला सकते हैं, यही उनकी ड्यूटी है। मैं सोचने लगा था कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस की। मेरे ऊपर वाले सेल से मेरी लाइट में पानी लीक हो रहा था, और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इन लाइट्स तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कोई ना कोई एक्सेस टनल या पाइप चेज जरूर होगा।
ताकि मेंटेनेंस वाले लोग सेल के पीछे से लाइट्स तक पहुंच सकें। अब मैं जानता था कि अगर मैं अपने सेल की लाइट तक पहुंच जाऊं तो शायद बाहर निकलना भी मुमकिन हो जाए। मैंने लाइट पर गौर करना शुरू कर दिया और देखा कि वो प्लेक्सी ग्लास की बनी हुई थी और प्लास्टिक की हर चीज को वहां पर आराम से काटा जा सकता था। अब सवाल यह था कि इसे काटा कैसे जाए। लोग मुझे मैकगाइवर कहते हैं क्योंकि मुझ में किसी भी चीज को ठीक ठाक करने की कुदरती समझ है। मैं आराम से सब कुछ ठीक कर सकता हूं। मैं बहुत सहज ढंग से ऐसे काम कर लेता हूं। मैंने धागे का एक टुकड़ा लेकर आजमाया कि कपड़े से किसी चीज को काटने में कितनी सहूलियत होती है। मैंने उसे एक प्लास्टिक कप पर आजमाया और उसने उसे आसानी से काट दिया। मैं खुश हो गया कि ये मेरे काम आएगा। लाइट के किनारे किनारे सील करने के लिए सिलिकॉन लगा हुआ था, तो मैंने छोटे छोटे प्लास्टिक डेंटल फ्लॉस लेकर उसके किनारे से सिलिकॉन को खुरच खुरच कर निकाल दिया। फ्रेम से सारा सिलिकॉन निकालने के बाद मैंने प्लेक्सी ग्लास के डिफ्यूजर पैनल वाले हिस्से को भी निकाल दिया, लेकिन एक दूसरा हिस्सा काफी मोटी प्लास्टिक का बना हुआ था। मुझे किसी तरह इसको काटकर हटाना था, तो मैंने कुछ धागे निकालकर और उन्हें एक साथ मिलाकर उनकी एक मोटी सी रस्सी बनाई और उसे उस मोटी प्लास्टिक वाले हिस्से के पीछे डालकर ऊपर से तब तक आगे धकेलता रहा जब तक कि वो लाइट के पीछे से घूमकर दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ गई। फिर मैंने शीट की एक पट्टी लेकर दोनों छोर को बांध दिया। मैं उसे आगे पीछे खींचने लगा। इस तरह मैंने उस प्लास्टिक को काटना शुरू कर दिया। मैं बस फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। यह तरीका काम कर रहा था, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन मुझे उससे हो रहे शोर की फिक्र थी। वहां हर 30 मिनट में सिक्योरिटी चेक होती है। हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि कोई कैदी यहां से भागने के लिए सिस्टम में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा होगा। उस परछाई को देखकर मैं समझ गया कि वो गार्ड मेरे दरवाजे पर आ रहा था। हे मैन, क्या हाल है? अगर वो अंदर आता तो फिर गेम ओवर। तो मैंने अपना चेहरा ऐसे बनाया हुआ था जैसे कोई खास बात नहीं थी। मैं उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी और उसको देखकर मेरा मुंह बिल्कुल सूख गया था। मैंने चैन की सांस ली। अब मुझे उस हिस्से को काट कर अलग करने तक लगातार अपना काम करते ही रहना था। कई घंटों की मेहनत के बाद मैंने उसे काट दिया। ओह नहीं, उसके पीछे सलाखें थीं।
अब मैं क्या करता? मुझे उन सलाखों को काटकर हटाने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन कोई औजार नहीं होने की वजह से मैं जानता था कि यह बहुत मुश्किल काम होगा। वो एक माइल्ड स्टील बार केज था और मैं समझ गया था कि उन बार्स को काटने के लिए मुझे उनसे भी किसी सख्त चीज की जरूरत थी। पाइप चेज में कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। फिर मैंने गौर किया कि वहां पर एक फिटिंग थी जो कार के रेडिएटर होज क्लैंप जैसी थी, और उसे बीच से तोड़कर मैं उसे 100 ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उसे हासिल करना एक समस्या थी, लेकिन मुझे एक ख्याल आया। मैंने एक मैगजीन लेकर उसे गोल घुमाकर पेपर पोल बना दिया। मैंने उस तरह के कई रोल बनाकर उन्हें आपस में चिपकाकर फिशिंग रॉड जैसी शक्ल दे दी। उसके छोर पर मैंने एक धागा पिरो दिया और धागे के सिरे पर मैंने टॉयलेट पेपर की बॉल बांध दी। फिर मैंने उसे झुलाना शुरू किया, आगे पीछे, बिल्कुल वैसे झुलाते हुए जैसे फ्लाई फिशिंग में किया करते हैं। मैं उसे पाइप के पीछे फेंकने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। फिर मेरी किस्मत ने साथ दिया। बॉल जैसे ही उसके पीछे से घूमकर निकली, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्लैंप को निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसमें कामयाबी मिलने से मैं बहुत उत्साहित था। मैं धीरे धीरे काम करते हुए धागे को उसके पीछे से घुमाकर निकाल लाया। रस्सी को पाइप के पीछे से घुमाने के बाद मैंने एक पूरी शीट को उसमें बांधकर उसके पीछे से खींच लिया। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और मैं सोच रहा था कि वाह, मैंने आखिरकार एक और बाधा पार कर ही ली। मैंने क्लैंप को निकालकर उसे सीधा किया। फिर मैंने उसे लंबाई में आधा तोड़ दिया। तो अब मेरे पास एक 100 ब्लेड तैयार हो गया था। अब मैंने बार्स को काटना शुरू कर दिया। काटने का काम बहुत मुश्किल था। और मुझे एहसास हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। गार्ड्स किसी भी पल सेल के बाहर से गुजर सकते थे, लेकिन हमारे सेक्शन दरवाजों में एक इलेक्ट्रिकल लॉक था। हर बार उनके खुलने पर बज और क्लिक की आवाज होती थी। मैं अपने सेल से उसकी आवाज सुन सकता था, जिससे मुझे पता चल जाता था कि गार्ड आ रहा है।
मैं सभी बार्स को नहीं काटना चाहता था क्योंकि उसमें काफी वक्त लग रहा था, इसलिए मुझे बार केज को निकालने का कोई तरीका ढूंढना था। मैंने गौर किया कि वो फ्रेम 4 स्क्रूज से असल में दीवार पर लगा हुआ था और मुझे उन्हीं 4 स्क्रूज को निकालने की जरूरत थी। मुझे लगा उस बार से लूप बनाकर रेंच बनाना ही सबसे अच्छा तरीका था कि उससे एक लूप ही बना लिया जाए इस बार की मदद से। अब मैंने अंदर हाथ घुसाकर उसे उस पर लगाया और वो बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगा। मैं वाकई बहुत उत्साहित था। दीवार पर लगा स्क्रू ढीला हो रहा था। ग्रेट। तो मैंने चारों नट खोल दिए और अब मैं पाइप चेज में पहुंच सकता था। बार केज काफी भारी था और मैं कोई शोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बहुत धीरे से हटाया और वो बार केज दीवार पर टिक गया। अब मुझे डर था कि कोई गार्ड अचानक मेरे सेल के पास आएगा और देख लेगा कि मैं वहां से भाग गया था। लेकिन मुझे उस आजादी का एहसास हो रहा था जिसकी मुझे आदत नहीं थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम खत्म हो गया था। मैं यहां से जा सकता था, किसी तरह निकल सकता था। फिर मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। मैं जानता था कि मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक करने लायक समय नहीं था, लेकिन वो हिस्सा अपनी जगह पर टिका रह सकता था। सेल सर्च। उठो, बिस्तर से हट जाओ, दीवार के पास जाओ। तो मैं वहां खड़ा खड़ा गार्ड्स को अपने सेल की तलाशी लेते हुए देख रहा था। तुम्हारी लाइट्स क्यों नहीं काम कर रही? उन्होंने जब लाइट पर गौर करना शुरू किया तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, बहुत तेज। और मैं सोच रहा था कि ओके, ये किसी तरह टिका रहे, किसी भी तरह। मैं बहुत डरा हुआ था कि आगे क्या होगा। मैं नर्वस था, लेकिन मैं अपनी घबराहट को छिपा रहा था। मैं जानता था कि मुझे उसको काबू में रखना होगा। मैं उनके सामने अपनी घबराहट को उजागर नहीं कर सकता था। मैं सोच रहा था कि अगर इनको पता चल गया तो मेरा खेल तो खत्म ही हो जाएगा। मैं जानता था कि मैंने सब कुछ ठीक से किया था, लेकिन मुझे चिंता हो रही थी कि अगर कुछ भी खुला हुआ हिस्सा खिसका तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके निकलने पर मैंने चैन की सांस ली। मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। लेकिन अब मुझे भागने की योजना बनानी थी। भागने में कई तरह की बाधाओं का सामना होने वाला था। सबसे पहली बाधा पाइप चेस की थी। जगह कम होने की वजह से यह बहुत आसान नहीं था। उसके बाद पाइप चेस का दरवाजा सामने आता, जिस पर ताला लगा रहता था और मुझे उससे बाहर निकलना था। दरवाजे से बाहर निकलने पर मैं जेल के अहाते में पहुंच जाता।
वहां से मुझे पेरीमीटर के पास पहुंचना था और फिर किसी की निगाह में आए बिना 2 फेंसेस को पार करना था। मैं जानता था कि वहां गार्ड टावर्स होंगे और कार में गश्त लगाने वाला पेरीमीटर गार्ड भी होगा। मुझे अपनी टांग की भी फिक्र हो रही थी। मेरे घुटने से टखने तक स्टील रॉड्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं जानता था कि मैं पीछा करने वालों को दौड़कर बिल्कुल भी नहीं पछाड़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करने वाला था। लगभग 1 घंटे बाद मैं रिक्रिएशन के लिए गया। फिर मुझे एक कैदी ने कहा, सुन बच्चे, तू बचेगा नहीं। मेरा पड़ोसी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था और उसने कहा, मारे जाओगे, SOS आ रहा है बच्चे। उसने कहा कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम नहीं बचोगे। ऑलराइट, सुना तुमने? वो बोल रहा था कि अगले दिन मुझ पर हमला होने वाला था। जानते हो, स्टैब ऑन साइड, हम तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं। वो मुझ पर हमला करने की सोच रहे थे नाश्ते के बाद। मैं समझ गया था कि मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी इस वक्त, और उसी समय मैंने फैसला किया कि आज रात मैं यहां से भाग जाऊंगा। उस समय वाकई मेरे साथ करो या मरो वाली हालत थी, इसलिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। मैंने एक ऊनी कंबल लेकर, कह सकते हैं कि एक स्वेट सूट बना लिया, हुड वाला, ताकि मेरे चेहरे के अलावा मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को भी नजर ना आए। मुझे फेंस को काटने के लिए औजार की जरूरत थी, इसलिए मैंने पाइप चेज के ब्रैकेट्स की मदद से अपने लिए कटर्स बना लिए थे। फिर मैंने एक डमी बनाई, फिर मैंने एक पेपर बॉल बनाकर उस डमी पर बाल चिपका दिए ताकि वो असली जैसा दिख सके। उसे बिस्तर पर रखकर कंबल से ढकने पर लग रहा था कि कोई सोया हुआ था। अब गार्ड्स वहां किसी भी पल आ सकते थे, इसलिए मैं जानता था कि मुझे तेजी से काम करना होगा। और अब मैं निकलने वाला था। उस वक्त सुबह के लगभग 3:45 बजे थे जब मैं असल में पाइप चेज में घुसा। मैं थोड़ा नर्वस था और मैं कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, मुझे आगे बढ़ना था। मुझे पकड़े जाने की फिक्र थी। मुझे उन सभी बातों की चिंता थी जिनसे पाइप चेज में घुसने के दौरान कोई गड़बड़ी हो सकती थी। पाइप चेज के दरवाजे को देखकर मुझे लगा कि बाहर की दुनिया और मेरे बीच बस उस ताले की रुकावट थी, लेकिन मैं उसे अपने काम में आड़े नहीं आने दे सकता था। मुझे किसी तरह उसके पार निकलना था। तो मैंने 100 ब्लेड की मदद से उसके स्क्रूज खोल दिए। मैंने ताले का ऊपरी हिस्सा खोल दिया और मैंने देखा कि वो ताला डोर नॉब की तरह खोला जा सकता था। उसे खोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैंने दरवाजे को जरा सा खोलकर उस दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब आजादी मेरी पहुंच में थी। बस मुझे फेंस के पास पहुंचकर उसे काट कर निकलना था और मैं आजाद हो जाता।
मैं साफ साफ देख सकता था कि पिकेट में गार्ड तैनात था। मुझे डर लग रहा था, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि उसके पास गन थी। मेरी जिंदगी उसके हाथों में थी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था। इसलिए मैं जल्दी से फेंस की ओर दौड़ पड़ा। मैं जानता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुझे पता था कि गार्ड मुझे नहीं देख पाया था। मैंने अपने कटर्स निकालकर फेंस को काटना शुरू कर दिया। मैं ध्यान रख रहा था कि कहीं से कोई रोशनी तो नहीं आ रही। मैन, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी टांग की वजह से फेंस पर नहीं चढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। रेजर वायर मुझे चुभने लगे। उसके चुभते ही मैं समझ गया था कि मुझे झटका नहीं देना है, नहीं तो वो मुझे चीर देगा। तो मैंने उसे धीरे से निकाल दिया और आगे बढ़ता रहा। मेरे हाथ फेंसेस से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उसमें थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन शायद मेरा एड्रेनलिन इतनी तेजी से पंप हो रहा था कि मुझे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं खड़ा हो गया और मैंने अंतिम फेंस के ऊपर से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। आजादी मेरे सामने थी। तभी मुझे लाइट दिखाई दी। मैं बिल्कुल खुले में था। अब मुझे ऐसा काम करना था जो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे ऊपर से कूदना था। मैं जानता था कि अब मैं आजाद था। मैं जानता था कि मैं बाहर आ गया था। मैं गलियारे में घूम रहा था कि तभी एक कैदी ने मेरे पास आकर कहा कि एक कैदी अपने सेल में नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? उसने मुझे सेल नंबर बताया। मैंने देखा तो वहां कोई हरकत नहीं थी। लेयर्ड, बदतमीजी मत करो। खोलना जरा। सेल में घुसते समय हम सावधान थे। लेयर्ड, कंबल को हटाने पर हमें प्लास्टिक की एक डमी नजर आई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। लेयर्ड भाग गया। वो सबसे बुरी स्थिति थी। उसके भाग जाने के बाद हम तुरंत ही लॉकडाउन सिचुएशन में पहुंच गए। मैं बाहर निकलकर सीधे पेरीमीटर के पास गया।
मैं फेंस के कटे हुए हिस्से ढूंढ रहा था। मैं देखना चाहता था कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। जब हमने देखा कि रेजर वायर को किस जगह से पार किया गया था, तो फिर हमें वहाँ घास पर हाथों और पैरों के बल चलने के निशान मिले। मैंने तेजी से आगे बढ़कर सायरन बजा दिया। इसके बाद हमने स्टेट पुलिस और स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया। मैं स्टाइल्स प्रिजन में पहुंचा। ये एक नई जेल थी। उस समय ये सबसे आधुनिक जेल थी। हम इस बात से शॉक थे कि कोई वहां से भाग सकता था। बैठिए। मुझे पता ही नहीं था कि पहले भी ऐसा हुआ था। ये जो कैदी भागा है लेयर्ड, मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे कैदियों से पूछताछ शुरू की। तुम लेयर्ड को कब से जानते हो? क्या लेयर्ड ने कभी किसी लड़की का जिक्र किया था? नहीं। कोई खास जगह याद है? नहीं। क्या उसके कोई दोस्त हैं? नो। या कोई परिवार वाले? नो। क्या वो किसी और कैदी से बात करता था? नो। वो अकेला ही रहता था। तो मुझे चिंता होने लगी थी कि वो भागने की अपनी बेताबी में किसी को नुकसान पहुंचा सकता था या किसी को लूट सकता था, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अब वो अपनी मदद के लिए अपने परिवार के पास तो जा नहीं सकता था। तो आजाद रहने के लिए उसे किसी को लूटना, मारना या चोरी करना जरूरी था। इग्निशन में चाबी लगी देखकर और गाड़ी में कुछ कपड़े नजर आने से मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली। ऐसा लगा कि मेरी किस्मत इससे बेहतर कभी नहीं हो सकती। मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने पहले कभी कार नहीं चलाई थी। मुझे खुद पर शक हो रहा था कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा शक था। मैंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। अब मुझे उस ट्रक को बैक करना था, और वो भी सारे साजो सामान के साथ, और ध्यान भी रखना था कि किसी चीज से टक्कर ना होने पाए। मैं इसमें कैसे कामयाब हो सकता था? ओके, बाहर निकलने पर मुझे लगा कि मुश्किल काम खत्म हो गया है, और अब इसे चलाना सीधा साधा काम है, और मैं ये कर सकता हूं, यू नो। सजा काट रहे कैपिटल मर्डरर हेरल्ड लेयर्ड को ढूंढने के लिए सुबह से ही एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। पीछा करने वाले कुत्तों को उसकी गंध मिल गई, और हम ये पता लगाने में कामयाब रहे कि वो किस तरफ भागा था। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। वहाँ एक ट्रेलर हाउस था। एक शख्स बाहर आया। क्या हुआ? उसका ट्रक लापता था। उसमें उसकी राइफल और 122 गोलियां भी थीं। वो भी गायब थे। अब हमें सिक्योरिटी का स्तर बढ़ाना था, क्योंकि संदिग्ध के पास अब एक गाड़ी थी जिसमें हथियार और ढेर सारी गोलियां थी। हाँ, मैं चाहता हूँ यूएस मार्शल्स ABP तुरंत जारी करें। एक ऑल पॉइंट्स बुलेटिन यानी ABB जारी किया गया। संदिग्ध का नाम है हैरोल्ड मार्टिन लेयर्ड। हमारे पास जो भी जानकारी थी हमने उसे देश भर में पहुंचा दी। 26 व्हाइट मेल GMC टेक्सास नंबर प्लेट। समझा जाता है कि भागने वाले के पास 122 गोलियां और एक चाकू। हमने ये सोच रखा था कि लेयर्ड को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना है। मैं I-10 पर आगे बढ़ रहा था। मैं उस रास्ते से वाकिफ था। मैं जानता था कि वो लॉस एंजलिस से फ्लोरिडा तक जाने वाला रास्ता था। ये बहुत लंबी सड़क थी और उसके बीच में छिपने की कई जगहें थी।
फिर मैंने कोन्स को एक तरफ संकरा होते हुए सारी ट्रैफिक को एक लेन में मोड़ते हुए देखा। मैं सोच रहा था कि आखिरकार ये क्या है। वहां पर एक पुलिस वाला था। वो वहां से गुजर रही गाड़ियों के अंदर झांक रहा था। और उस समय मैंने सोचा कि अब मैं फंस गया हूं बुरी तरह। क्या उन्होंने इतनी जल्दी पुलिस वालों को मेरी खोज में लगा दिया था? मुझे पता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। एक आम नागरिक की तरह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे पसीना आ रहा था और मेरी धड़कन तेज हो गई थी। उसके पास से गुजरकर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया था और मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बेफिक्र ही हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि अब मैं आजाद हूं और वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। उस समय तक मुझे एहसास होने लगा था कि ये आदमी हमारे हाथ से निकल चुका है। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से किस हालत में था। वो देर रात को उस वक्त भागा था जब उसके सोने का वक्त था, यानी जब नींद पूरी ना हो और साथ ही आपका एड्रेनलिन बढ़ा हुआ हो। आप बहुत घबराए हुए होते हैं तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मिसिसिपी पहुंचने तक मैं थककर चूर हो गया था। मैं थकान से बेहोश होने की कगार पर था। मैं 24 घंटे से ज्यादा समय से इधर उधर भाग रहा था। मैं इस बीच एक पल भी नहीं सोया था और मेरी हालत अब खराब थी। और उस समय सबसे बुरा काम जो मैंने किया था वो था गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे डालना। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। नींद खुलने पर मेरी गाड़ी घास में रुकी हुई थी। मैं बाहर निकला, पीछे देखा और मुझे घास पर टायर के निशान नजर आए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत था। इसे मैं लक ही कहूंगा क्योंकि मैं जख्मी नहीं हुआ था। किस्मत इतनी दूर तक साथ नहीं देती। ये तो चमत्कार जैसा था। मैंने सोचा कि अब मुझे सोने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मैंने एक रेस्ट एरिया में गाड़ी रोकने का फैसला किया। मैं ट्रक को कोने में लेके गया और जूते उतारकर मैं फौरन ही गहरी नींद में सो गया।
जागने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी। तो मैं बस रुक गया। मैंने खुद को संभाला और फिर मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने देखा वो पुलिस वाला था। तुम ठीक तो हो? मैं सोच रहा था, कोई प्रॉब्लम है ऑफिसर? ओह गॉड, एक और पुलिस वाला। यू नो, अब मैं कर क्या सकता था? अपनी गाड़ी से बाहर निकलो प्लीज। ओके, मैं समझ गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। मैं बाहर आया, मैंने अपने जूते भी नहीं पहने थे। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में है और मैं बस उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई आईडी है ना? मैंने उसे एक आईडी दिखाई जो मुझे गाड़ी में मिली थी। उसमें लगी तस्वीर कुछ हद तक मेरी जैसी थी, लेकिन वो एक हिस्पैनिक शख्स था। ये तुम नहीं हो? ये तो हाँ। मैंने कहा कि ये मैं ही हूँ। ये उस समय की तस्वीर है जब मैं गल्फ में ऑयल डेरिक्स पे काम करता था। रुको, हिलना मत, यहीं पर खड़े रहना। तो उसने आईडी की जांच का संदेश दिया। डिस्पैच, मैं कांस्टेबल जॉर्डन हूँ। मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि क्या मैं फिर से पुलिस को चकमा देकर निकल पाऊंगा। मैं जो देख रहा हूँ ये टेक्सास का आईडी है जिस पर युवान फर्नांडिस नाम लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। उसने काफी वक्त लगाया, वो बहुत समय बर्बाद कर चुका था। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो इस मोटे बूढ़े आदमी को पछाड़ सकता हूं। उस समय भाग लेना ही सबसे अच्छा तरीका था। और तभी दो जवान और तंदुरुस्त पुलिस वाले बाहर आए। पीछे मुड़ो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं उन्हें नहीं पछाड़ सकता था। उन्हें जानकारी मिल गई थी कि वो चोरी की गाड़ी थी और मेरा भेद खुल गया था। मैं समझ गया था कि अगर ये मुझे जेल ले जाएंगे तो मेरी उंगलियों के निशान की जांच की जाएगी, फिर इन्हें पता चल जाएगा कि मैं टेक्सास का एक भगोड़ा कैदी था। मेरी आजादी खत्म। जब मुझे पता चला कि वो पकड़ा गया है तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। ठीक है शरीफ, मैं आ रहा हूँ, वहीं मिलता हूँ आपसे। लेयर्ड ने अपनी सेल से भागने में तो बहुत उस्तादी दिखाई थी, लेकिन उसके पास आजाद रहने की योजना और क्षमता दोनों नहीं थी, इसलिए वो पकड़ा गया। जेल से भागने की ये मशक्कत मुझे एक बुरी स्थिति से निकालने के लिए सही थी, लेकिन उसके बाद जो झमेले हुए ये उसके लायक नहीं थी। इसकी सजा 20 साल और बढ़ा दी गई है। ये उसके लायक नहीं थी।